सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत हाई क्लास घर में पैदा हुई थी। बचपन से अपने आसपास दौलत की चमक देखी थी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हर बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती। बस कमी थी माँ बाप के तरह से मोहब्बत की और उनके ध्यान की। मेरे माँ बाप दोनों ही बहुत हाई क्लास में बिलोंग करते थे। दोनों की अपनी ही ज़िंदगी बहुत बिजी थी। दोनों के पास मुझे देने के लिए टाइम नहीं था। दोनों ही बहुत गर्म मिजाज के थे। उसका असर ज़्यादा मेरे बाप के दिमाग पर होता था। वह अक्सर डिप्रेशन का शिकार होने लगे। लेकिन उन हालातों में भी माँ को घर पर टाइम देने के लिए फुर्सत नहीं था कि माँ घर में ध्यान दे। उन्हें तो अपनी पार्टी और क्लब और मेंबरशिप की इज्जत की पड़ी थी। ये सब देख देख कर मेरे पापा का दिमागी हालत ज़्यादा ही बढ़ने लगा और वह इस बीमारी का शिकार होने लगे और दवाइयों के इस्तेमाल बढ़ने लगा, जिनकी वजह से एक रात मेरे पापा दवाइयों की ज़्यादा डोज से हाथ धो बैठे थे। बाप के मरने के बाद थोड़े ही दिनों बाद मेरी माँ घर में रही, लेकिन उसके बाद दोबारा से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई थी। मैं एक बार फिर से उन नौकरों के रहमो करम पर पलने लगी। मेरे पिता को मरे हुए 5 साल हो चुके थे, मगर जब मेरी उम्र 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने एक दिन मुझे बताया वो कारोबार के सिलसिले में बाहर शहर जा रही हैं और फिर 1 साल तक वो वापस नहीं आएंगी। माँ तो पहले ही ज़्यादा मुझ पर ध्यान नहीं देती थी। मुझे उनके दूर जाने से भला क्या समस्या हो सकती थी। मैंने कोई शिकायत नहीं किया और उनको रजामंदी दे दी। माँ ने जाने से पहले मेरा दाखिला एक महंगे कॉलेज में करवा दिया था। मैं अब कॉलेज की ज़िंदगी में बिजी हो गई थी। एक बड़ा कॉलेज था जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते थे, लेकिन मैं किसी से भी ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। कभी मेरी माँ फ़ोन करके मेरा हाल चाल ले लिया करती थी तो अच्छा लगता था। कम से कम उसने मुझे याद तो रखा है। कुछ दिन से कॉलेज में एक लड़का मेरे आसपास मंडराता रहता था। मैं जहाँ जाती वह वहाँ आ जाता, मेरे आजू बाजू में फिरता रहता। उन सब से मैं बेखबर थी, लेकिन उस होने वाले सिलसिले ने मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। एक दिन वह क्लास में मेरे पास आकर कहने लगा उसे 2 दिन के लिए मेरे नोटबुक्स चाहिए। उसने मेरे टीचर से इजाज़त ले ली थी। मैंने उसे चुपचाप नोटबुक्स दे दिए। ठीक 1 दिन बाद मेरे घर एक अजनबी नंबर से कॉल आया जो उस लड़के के थे। मुझे बहुत हैरानी हुई कि उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, लेकिन मेरे सवाल करने पर वह लड़का जवाब में मुझे बताने लगा मेरे ही नोट्स बुक पर मेरे घर का नंबर लिखा हुआ था। और यूँ मुझे याद आ गया कि मैं हमेशा अपनी नोट्स बुक्स पर अपना नंबर लिख दिया करती थी। अगर कहीं काम पड़ जाए तो वह नंबर आसानी से मिल जाए। उससे कहा कि अगर बुक्स का काम हो गया हो तो वह मेरे घर पर आकर दे जाए। क्योंकि उसका काम हो चुका था, मैंने उसको अपने घर का एड्रेस दे दिया और कुछ ही देर बाद वो मेरे घर पर आ गया और मुझे मेरे बुक्स देकर चला गया। मुझे उससे मिलकर ये अंदाज़ा हुआ कि वह लड़का उन फालतू लड़कों में से नहीं है। मुझे उसके लिए थोड़ी सी अपने दिल में नरमी रखनी चाहिए। उससे पहले मैं कभी भी कॉलेज में किसी से घुलती मिलती नहीं थी। दिन के बाद से अब मैं कॉलेज में उस लड़के से बात करने लगी। मैंने उससे अपने माँ बाप के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया था। कॉलेज में सभी लड़के लड़कियां हम दोनों की गहरी दोस्ती को नोट कर रहे थे, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। मुझे ये जानकर अफसोस हुआ कि मेरी तरह उस लड़के का भी बाप जिंदा नहीं था। वह लड़का अपनी माँ के साथ ही रहता था। उसके बाप को मरे हुए अभी 1 ही साल हुआ था। एक दिन उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी और उसने कहा कि मैं उसकी माँ से भी मिलूं और आज रात का खाना उन्हीं के हाथों खाऊं। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। इस तरह मुझे उसको अच्छी तरह से जानने का मौका भी मिल रहा था। मैंने जल्दी में हाँ भर ली और शाम को उसके घर पहुंच गई। उस लड़के की माँ मुझसे बड़ी प्यार से मिली और उसकी माँ का तौर तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा और मोहब्बत वाली लगी, जिसे महसूस करके मैं अपनी माँ को याद करने लगी। और क्योंकि मेरी माँ कभी इस तरह मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि खाना बनने में अभी देर है, क्यों ना मैं उसका कमरा तब तक देख लूँ। मैं खुशी खुशी उसके कमरे में चली आई। उसके कमरे की एक एक चीज़ को दिलचस्पी से देखते हुए अचानक मेरी नज़र उसके पलंग के साथ मेज पर रखी हुई एक छोटी सी फ्रेम की तरफ बढ़ गई, जिसमें एक आदमी की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे उस तस्वीर को देखते हुए और उस तस्वीर को घूरते हुए मेरे दोस्त ने मुझे बताया ये उसके पापा की तस्वीर है, जो 1 साल पहले किसी हादसे का शिकार में उसकी मौत हो गई थी।
लेकिन मैं अब भी अपने पिता का चेहरा अपने आंखों में सजाए बैठी हुई थी। उस तस्वीर को घूरते हुए अब मैं उसके पापा की तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। उसकी शक्ल हूबहू मेरे बाप के चेहरे से काफ़ी मिल रही थी। मेरे पिता पता नहीं किस चीज़ को अपने दिल से लगाए बैठे थे। वे दिमागी मरीज होते चले गए और इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात थी, मैं अपने पुराने गम में बिजी हो गई। उस दिन मैंने बेदिली से खाना खाया, अपने घर वापस आ गई। रात देर तक अपने दिमाग में उसके पापा की तस्वीर को घुमाती रही। इतना हूबहू चेहरा एक जैसा कैसे हो सकता है? मैंने सुन रखा था कि दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। शायद ये वही बात सच थी। अगले दिन जब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे अपने पापा की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वह भी एक पल के लिए कुछ बोल ना सका। लेकिन अगले ही पल उसने जोरदार ठहाका लगाया और कहा, लगता है हम दोनों का खून का रिश्ता है, इसलिए हम दोनों के पापा की शक्लें हूबहू एक जैसी है। आज से हम दोनों एक पक्के दोस्त भी हैं। इसी वजह से हम दोनों हमेशा एक दूसरे को याद करेंगे। मैं भी उसकी बात को हल्के फुल्के मज़े लेते हुए मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। हम रोज़ मिलते और घंटों बातें करते। इस तरह पता ही नहीं चलता 1 साल बीत गए। एक दिन मेरी माँ ने फ़ोन करके मुझे बताया वह जल्दी वापस आने वाली हैं और एक बड़ी मुश्किल में भी फंसी हुई हैं। माँ के शब्द से छलकती हुई परेशानी महसूस करके मैं फिक्रमंद हो गई थी। न जाने क्या समस्या हो गई है। फिलहाल मेरी माँ थी और उन्हीं मेहनत से ये घर भी चल रहा था। मैंने बेचैनी से माँ की वापसी के दिन गिनने लगी। आखिर 1 हफ्ते बाद मेरी माँ अपने शहर वापस आ गई थी। मैंने नोट किया माँ पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और उनके हाव भाव में काफ़ी बदलाव आ चुका था। पहले कभी कभार अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाती थी, कहीं अब घर को, मुझे और सबको ध्यान दे रही थी। मैं भी ज़िंदगी में पहली बार उनका ध्यान देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं कोशिश करती कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने माँ के साथ ही बिताऊं, ताकि इस तरह हम दोनों एक दूसरे के करीब रह सके। एक दिन रात के टाइम जब मैंने सोने से पहले अपनी माँ के पास बैठी हुई थी तो माँ ने मुझे अचानक से पूछ लिया, अगर मैं तुमसे कोई बड़ी कुर्बानी मांगूं तो तुम क्या कर सकती हो? मैं बगैर सोचे समझे झट से कह दिया कि हाँ माँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, ठीक है, फिर आओ मेरे साथ और जैसा कहती हूँ वैसा ही तुमने करना है। मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और शक में पड़ गई। माँ मुझे घर के पिछले हिस्से में बने हुए कोठरी में लेकर गईं और वह बने हुए कोठरी से एक दरवाज़ा खोलकर अंदर ले गईं। अंदर जाकर जो मंजर मैंने देखा उसे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और होश हवास मेरे जाते रहे। उस कमरे में किसी छोटे बच्चे का सामान बिखरा हुआ था। 15 दिन का बच्चा उस झूले में सो रहा था। मुझे तो एक जोरदार झटका लगा। उससे पहले कि बच्चे की माँ से कुछ पूछती तो मेरी माँ ने वह छोटा बच्चा झूले से उठाकर मेरी गोद में डाल दिया। बच्चा मेरी गोद में डालकर मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, तुम दुनिया वाले से ये कह दो कि ये मेरा बच्चा है और अपनी माँ की इज्जत बचा लो। मैं अपनी माँ की अजीबोगरीब फरमाइश सुनकर दंग रह गई थी। मैं तो एक कुंवारी लड़की हूँ, मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं कि ये बच्चा मेरा है? मैंने अपनी माँ की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? जिस पर उसने मुझे ब्लैकमेल करते हुए कहा, मैं सबको कह दूंगी। घर में अकेले रहने की वजह से वो बोर होने लगी थी। ये बच्चा मैंने अडॉप्ट किया है, लेकिन बस मेरी इज्जत बचा लो। रात के इस पहर मेरे सामने गिरफ्तार हुई मेरी माँ और गोद में पड़े हुए बच्चे को देखकर मुझे कुछ समझ न आई कि मैं क्या करूं, लेकिन अपनी माँ की विनती के सामने मैं हार गई थी और मैं बच्चे को अपनाने का फैसला किया, जिससे मेरी माँ बहुत खुश हुई। हम दोनों बच्चों के साथ अपने कमरे में वापस आ गए। अगले दिन मेरा क्लास फेलो, जो मेरा दोस्त बन गया था, मुझे मिलने आया तो मेरे पास एक बच्चे को देखकर हैरान हो गया। मैंने उसे बताया कि ये बच्चा मैंने अडॉप्ट कर लिया है, जिस पर वह कुछ नाराज़ सा हुआ। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, बिजी रहने के लिए मेरे पास करने को बहुत कुछ था, लेकिन बच्चा पालना आसान नहीं है। मगर मैंने उससे कहकर चुप करवा दिया था कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मैं ये जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। मैंने उसे साफ साफ जवाब दे दिया, जिस पर वह थोड़ा गुस्सा हुआ, मेरे घर से चला गया। मैंने हर किसी को यही बताया कि ये बच्चा मैंने गोद लिया हुआ है। बाहर मोहल्ले में भी हमारी अलग अलग बातें होती रही, लेकिन मुझे कुछ और ही फिक्र खाई जा रही थी। मैंने उस बच्चे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली थी। खुद अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करने लगी,
लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि लोगों को तो मैंने अलग बहानों से चुप कर दिया था, मगर अपने दिल और दिमाग का क्या करती, जो ये सोच सोच कर हर टाइम परेशान रहता। आखिर असल में ये बच्चा कौन है और किसका है और इसका असली बाप कौन है, ये ऐसे सवाल थे जिनका मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। दूसरी तरफ मेरी माँ एक बार फिर से अपनी पहली वाली ज़िंदगी में लौट गई थी। उसने वही चाल चलन अपना लिया था और मुझ पर तो ध्यान वह पहले भी नहीं देती थी, लेकिन अब बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। वह बच्चे को मेरे हवाले करके ज़रूरत से ज़्यादा ही बेफिक्र और आज़ाद हो गई थी, जिससे मुझे शक हो गया था उस बच्चे के बारे में मैं ज़रूर जानकारी लेकर रहूँगी। हो न हो मुझसे ज़रूर कुछ न कुछ छुपाया जा रहा था, लेकिन मुझे मालूम करना था आखिर मेरी माँ के संबंध किसके साथ है। इस बात की जानकारी निकालने के लिए मुझे एक आदमी का साथ चाहिए था। मैंने पहले अपने दोस्त के बारे में सोचा। एक दिन मैंने उसे कॉलेज के ग्राउंड में देखकर उससे बात करने की कोशिश की। उसे कहा कि मुझे उसकी मदद चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी और फिर उसके रवैये में बदलाव देखकर मैंने अकेले ही सच्चाई जानने का फैसला किया। मैंने दिन रात माँ के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी थी, लेकिन कोई भी ऐसी बात मुझे नज़र नहीं आई। मेरी माँ अपने रोज़ की तरह ऑफिस जाती, अपने दोस्तों से मिलती, कारोबार के सिलसिले में बाहर भी जाती। घर आखिर मैं थक हार कर एक दूसरा प्लान बनाया था और एक दिन खुफिया तौर से मैंने माँ के लैंडलाइन फ़ोन अपने फ़ोन का कनेक्शन एक साथ जोड़ दिया था और रातों को इंतज़ार करने लगी, क्योंकि अब मुझे अपनी माँ पर शक हो गया था। माँ किसी से तो ज़रूर मिलती हैं, अभी फ़ोन लगाए मुझे थोड़ी ही देर बीते थे कि एक रात एक फ़ोन कॉल ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मेरे कान खड़े हो गए। उस दिन आधी रात को माँ ने किसी अजनबी आदमी से फ़ोन पर बात की। दोनों के बातचीत से पता चला कि एक दूसरे के साथ हैं। बात करते हुए माँ ने उस आदमी को अगली रात को मिलने को कहा, जिस पर वह अजनबी आदमी मान गया। अब मुझे मेरे सवाल का आधा जवाब मिल चुका था और मुझे यकीन हो गया था कि मेरी माँ की ज़िंदगी में कोई दूसरा आदमी शामिल हो चुका था, लेकिन आधा सच जानना अभी बाकी था। इसलिए अगले दिन माँ की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में छुप गई। रात देर से जब माँ घर वापस आकर अपने कमरे में आई तो मैं सांस रोके पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। दिल ही दिल में मुझे डर था, अगर माँ ने इस टाइम मुझे यहाँ देख लिया तो सारी ज़िंदगी कभी भी सच का पता न लगा सकूँगी। लेकिन शायद किस्मत ने मुझ पर बहुत मेहरबान कर दी थी। आज वो मुझे हकीकत का चेहरा दिखाना चाहती थी, इसलिए सब कुछ रोज़ की तरह ठीक ही चल रहा था। आधी रात के टाइम माँ ने इस अजनबी आदमी को फ़ोन करके कमरे में आने को कहा। घर के पिछले रास्ते से दबे पांव अंदर आ गया था, इसलिए नौकर तक को भी खबर ना हुई और वह आदमी सीधा माँ के कमरे में चला आया। मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई सब देख रही थी। आने वाले आदमी को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ज़मीन आसमान एक हो गया और मेरा सर चकराने लगा जब मैंने देखा कि वह आदमी तो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। लेकिन अगले ही पल मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरा बाप तो मर चुका था। उसे मेरे ही नज़रों के सामने अर्थी पर लिटाया गया था और जलाया गया था। किसी भी इंसान को अपने ही घर में छुपाने की क्या ज़रूरत हो सकती थी। ये ज़रूर कोई और आदमी है जिसकी शक्ल मेरे बाप से बिल्कुल मिलती है। ये सोचते ही मेरे दिमाग में घंटी बजी और मेरी याददाश्त जल्दी से आई। आदमी तो वही है जिसकी तस्वीर मैंने अपने दोस्त के घर में देखी थी, लेकिन उसे भी मरा हुआ बताया गया है। तो फिर ये जिंदा कैसे? क्या उसने अपने आप को मरा हुआ घोषित किया था और अपने बीवी बच्चों से झूठ बोल रहा था, या मेरे दोस्त ने और उसके माँ ने मुझसे गलत कहा था? और उस आदमी का मेरी माँ से भला क्या संबंध हो सकते हैं? दोनों के बीच क्या चल रहा था? क्या उन दोनों ने शादी कर ली थी? लेकिन उन सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं था। मेरी माँ के उस आदमी से ज़्यादा कुछ खास बात तो नहीं हुई थी। उस मुलाकात का मकसद सिर्फ मिलना था, ये भी अच्छा था। वह आदमी ज़्यादा देर वहाँ पर नहीं रहा। जैसे आया था वैसे ही खुफिया तरीके से चला गया था। उसके जाते ही मेरी माँ भी कमरे से बाहर निकल आई। उसी दौरान मुझे मौका मिल गया। मैं भी दबे पाँव अपने कमरे में आ गई और सारी रात जागकर बिता दिया। अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले अपने दोस्त के दिल में आई उस नाराज़गी को मिटाना था, उसके बाप की हकीकत उसको बताना था। लेकिन उससे पहले मुझे ये बच्चा अपनी माँ को वापस करना था, जो शायद उसकी नाजायज़ औलाद थी। अगले दिन मैंने सबसे पहले काम यही किया। बच्चा लाकर माँ के पास रख दिया कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं संभाल सकती, क्योंकि समाज में
सब उसके बारे में पूछते हैं और वह अजीब अजीब सवाल करते हैं। आपने भी मुझे नहीं बताया कि ये कौन है और किसका बच्चा है। मुझसे ये सच्चाई क्यों छुपाई? मेरा ये सवाल सुनते ही मेरी माँ ने एक बार फिर मेरी विनती करने लगी और मैं बगैर कुछ सोचे बच्चे को अपने माँ के गोद में डाल दिया। मेरी माँ तो गुस्सा हो गई और मुझे कहने लगी, तुम अब घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी। मैं भी अपनी माँ की बात झट से मान ली और मैं अपनी माँ के कमरे से बाहर निकलने को थी। मेरी माँ के शब्द कुछ ढीला सा पड़ गया था और आखिरकार उन्होंने मुझे बता ही दिया कि ये बच्चा मेरा भाई है और माँ ने खुफिया तौर पर शादी कर ली है। वह बच्चे की पैदाइश के लिए ही बाहर चली गई थी। ये बात वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। माँ के मुंह से शादी का सुनकर मुझे अफसोस हुआ। कैसे माँ ने मेरे बाप की जगह किसी और आदमी को दे दी और वह अब बड़ी खुश नज़र आती थी। और वह आदमी अभी मेरे दिमाग में घूम रहा था, जिसका चेहरा मेरे बाप जैसा ही था। शायद उसका मेरे बाप से कोई गहरा संबंध भी था। ये सोचकर मुझे एक नई दिशा मिल चुकी थी। उस सच का पता तो अब मुझे खुद ही लगाना था। मैंने उसी दिन एक बार फिर कॉलेज जाकर अपने दोस्त से बात करने की कोशिश की और उसे बताया कि वह सिर्फ एक बच्चे के लिए हमारे बीच दोस्ती ख़त्म ना करे। मैं उस बच्चे को यहाँ से दूर भेज दूँगी। उसके दिल में भी मेरे लिए दोस्ती के जज्बा पैदा हो गए थे, इसलिए वह कुछ दिनों के बाद मान गया और पहले की तरह हम दोनों दोबारा से एक साथ खुश रहने लगे। एक दिन मेरी माँ के मौजूदगी में मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके कहा कि मैं अपनी माँ से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, इसलिए वह जल्दी से घर आ जाए। मेरे कहने पर वह थोड़ी देर बाद ही आ चुका था और मेरे बने मंसूबे के मुताबिक जब मैंने उसे अपनी माँ से मिलवाया तो मेरी माँ के चेहरे का रंग उतरता हुआ नजर आया। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। मेरे हिसाब से मेरी माँ उस लड़के को देखकर घबरा गई थी और थोड़ी हकलाने सी लगी थी। कुछ ही देर के बाद वहाँ से हटकर अंदर चली गई। मेरे दोस्त के जाने के बाद माँ ने घर में तूफान खड़ा कर दिया और मुझ पर पाबंदी लगा दी कि आइंदा मैं उस लड़के से ना मिलूं। लेकिन मैंने भी साफ साफ माँ से कह दिया था, जैसे मैं आपकी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करती वैसे ही आप भी मुझे अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं बच्ची नहीं थी। जिसके जवाब में मेरी माँ ने कहा कि अब से मेरा कॉलेज जाना बिल्कुल बंद है, मैं घर से ना निकलूं, ताकि आइंदा वह बाहर ना निकले और किसी से भी ना मिल सकूं। न जाने मेरी माँ मुझे कैद करके कौन सा सच छुपाना चाहती थी। घर की नौकरानी से कह दिया गया कि मुझ पर कड़ी नज़र रखे। एक दिन जब वह कहीं बाहर गई तो मैंने भी घर से नौकरों को झांसे में देकर भागने में कामयाब हो गई थी। सीधा अपने दोस्त के घर गई और उससे कहा कि मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसकी माँ से पूछा वह कैसे जानती है उसका पति मर चुका है। उस औरत ने मुझे बताया कि 1.5 साल पहले उसका पति अचानक गुम हो गया था और फिर वापस लौट कर नहीं आया, जिसे उन लोगों ने उसको मरा हुआ समझ लिया था। मेरे लिए ये बात हैरान कर देने वाली थी। दोनों माँ बेटे ने बिना देखे अपने बाप को और अपने पति को मरा हुआ साबित कर दिया था। फिलहाल मैंने उन दोनों माँ बेटे के सर पर अपनी बातों के बम फोड़ दिए थे कि मेरे दोस्त का बाप जिंदा है और वह मरा नहीं है। वे दोनों मुझे समझाते हुए इस बात का सबूत मांगने लगे। उसके लिए मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा और घर वापस आ गई। अगले दिन मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उससे यकीन दिलाया कि आज के बाद मैं कभी उस लड़के से नहीं मिलूंगी और वो मुझे मेरी पढ़ाई करने दे। माँ को मना लिया। मुझे घर से बाहर निकलने की आज़ादी मिल गई थी। अब मैं खुफिया तौर पर एक बार फिर अपनी माँ पर नज़र रखने लगी। एक दिन जब वही आदमी मेरी माँ का दूसरा पति जब दोबारा से उनसे मिलने आया तो मैंने वापसी पर उसका पीछा किया। वह आदमी इसी शहर के आलीशान बंगले में रहता था। कभी कभी मेरी माँ से मिलता था। मुझे अपने दोस्त को बताने के लिए अब सबूत मिल चुका था, इसलिए मैंने उस जगह का पता किया और कहा कि वह अपनी माँ के साथ जाकर अपनी आंखों से देख ले, वह आदमी उसका बाप है। उसी शाम जब मेरी माँ घर वापस आई तो उनकी हालत किसी बीमार की तरह लग रही थी। मेरी माँ ने चीख चीख कर घर के दीवारों को हिलाकर रख दिए थे और मुझ पर बरस पड़ी थी। घर के सारे नौकर भी डर गए थे। मेरी माँ ने मुझसे पूछा वह कब से ये हकीकत जानती हैं, तो मैंने उनसे साफ साफ बता दिया कि अब मैं ज़्यादा उस खेल को नहीं चलने दूंगी। उस दिन मैंने अपनी माँ का जो रूप देखा वह हकीकत उसने मुझे बताई। उसने मुझे आज तक हैरान करके रख दिया है। मेरी माँ ने अपनी कहानी सुनाई अपनी जुबानी। मेरी माँ ने बताया मेरे दोस्त का बाप और मेरे बाप दोनों भाई थे और मेरा बाप बहुत दिमाग वाला था, इसलिए जल्दी तरक्की करके खूब दौलत इकट्ठी कर ली थी।
लेकिन मेरी माँ को हमेशा से ही मेरे बाप का भाई पसंद था। मगर मेरे नाना दौलत के खातिर उनकी शादी ज़बरदस्ती उनके बड़े भाई रमेश से करवा दी थी। शादी के बाद मेरी माँ अपने देवर को भूल ना पाई, उससे मिलती रही। मेरी माँ की बेवफाई का सदमा मेरे बाप के दिल के ऊपर असर कर गया और सारी दुनिया वाले जान गए उसकी बीवी उसके भाई से प्यार करती है। मेरे बाप को ये बात अंदर से खा गई। उनकी पत्नी उनके सगे भाई के साथ बातचीत करती है और उनकी शादी उनके बड़े भाई से करवा दी गई थी। जब मेरे बाप के मरने पर एक बार फिर वे दोनों एक हो गए थे और मेरे चचा का भी लड़का था जो कि मेरे दोस्त था, क्योंकि चचा की भी शादी मेरे दादा ने करवा दी थी। मेरे माँ के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और मेहरबान तो वह पहले ही मेरे चचा पर हो गई थी, इसलिए उन्होंने मेरे चचा से शादी कर ली थी और चचा ने भी अपने आप को मरा घोषित कर लिया था ताकि उनके बीवी बच्चे उन्हें ढूंढ ना निकाले। इतना बड़ा जुल्म किया सिर्फ अपनी मोहब्बत के खातिर। एक औरत उसके बच्चे को दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया, जबकि मेरा चाचा भी उस पाप के बराबर का हिस्सेदार था। उसके बाद मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए वह दूसरे शहर छोड़कर चली गई थी। वापस आकर अपना बच्चा मेरे हवाले कर दिया था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक पढ़ी लिखी औरत और हाई क्लास में रहने वाली औरत इतनी नीचे गिर सकती है। उस दिन के बाद से वह पलटकर मेरे पास ना आई। शायद मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और मेरे चाचा ने मेरी माँ को डिवोर्स दे दिया, जिन्हें देखकर मेरी माँ बिल्कुल पागल हो गई थी। माँ को कोई होश ना रहा, अपनी तबाही के जिम्मेदार वह खुद थी। मैंने उस सौतेले भाई को बोर्डिंग स्कूल में भिजवा दिया जहाँ इन सब से दूर उसकी परवरिश हो सके। कुछ साल बाद जब मैं दोस्त से दोबारा मिली, उसने मुझे माफ़ कर दिया था और मुझे धन्यवाद कर रहा था और उसने अपने दोस्त से मेरी शादी भी करवा दी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।